ये पहली बार हो रहा है कि दोनों गुजरातियों को, सांसदों को घेरना पड़ रहा है और घेर करके घेरेबंदी करनी पड़ रही कि कोई सांसद टूट ना जाए, मिन्नतें करनी पड़ रही। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो विरोधी दल के सांसद तक को फोन कर दिया। अगर मोदी को हटना पड़ता है तो उसमें गडकरी साहब का नाम बहुत मजबूती के साथ प्राइम मिनिस्टर के लिए लगातार ऊपर चलता रहता है। उनको आरएसएस की सपोर्ट भी है। इन गुजरातियों के आतताई शासन से लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। और उस मुक्ति का एक रास्ता उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार से निकलता है, क्योंकि ये हार बहुत बड़ा तमाचा होगी। ये नैतिक रूप से इस सरकार की हार होगी और उसके बाद इस सरकार की विदाई तय हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। जगदीप धनखड़ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जिस तरह से विदाई लेकर गए, उस तरह से उतनी स्ट्रेट और इजी एंट्री नए उपराष्ट्रपति की होगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस वक्त पार्लियामेंट में आज मॉक ड्रिल चल रहा है वोटिंग का, और इस दौरान तमाम सांसद वहां पहुंच चुके हैं, तमाम पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं। कई लोगों से मेरी बात भी, उनका कहना है कि नहीं, बहुत स्ट्रेट सिंपल रहेगा, वन साइडर है। लेकिन इसी लुटियंस में इस सिस्टम के जानकार ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि ये चुनाव इतना स्ट्रेट नहीं रहने वाला है भाई। यहाँ पर अगर बात करें सीपी राधाकृष्णन की, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और वहीं बात करें बी सुदर्शन रेड्डी की, जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। ये दोनों नाम साउथ के हैं और यहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की थी सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ये दिखाने की, बताने की कि भाई ओबीसी चेहरा है, वहीं पर साउथ से है, आरएसएस से है, तो सारे तीर साध लेंगे। लेकिन इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर संसद का भी सिस्टम जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। क्रॉस वोटिंग में लोगों को पता नहीं चलता है कि क्रॉस वोटिंग किसको कैसे गई है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इस बात के इतिहास के जानकार और इस तरह की तमाम घटनाओं को देखने वाले हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ चुके हैं। उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि सर ये चर्चा जो है ना, ये इतनी स्ट्रेट है क्या, इतनी क्लियर है क्या, वाकई में ऐसा होगा कि एक तरफा हो जाएगा चुनाव? क्योंकि अगर हम बात करें मिस्टर रेड्डी की, तो जो कि जिनकी छवि बिल्कुल एक अलग तरह की है, यस मैन नहीं है वो, और वहीं पर सीपी राधाकृष्णन जो कि एब्सोल्यूट यस मैन है आरएसएस के। क्या यहाँ पर सांसद जो अंदर अंदर घुट रहे हैं उनको भी स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पर, और वो क्रॉस वोटिंग की तरफ जा सकेंगे? सर बड़ा सवाल है ये। विनीता, देखना है कि इतिहास दोहराएगा क्या। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जब पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को पार्टी के अनधिकृत एक दूसरे व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया था। वीरी गिरी साहब चुनाव जीत गए थे। संभवतः नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के, लेकिन वो हार गए थे। और तब भी उस वक्त अंतरात्मा की आवाज पर उठाई, इंदिरा जी ने अपील किया था कि अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट करिए, और लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुना था और वीवी गिरी साहब जीत गए थे। इस बार दरअसल उपराष्ट्रपति का जो मसला है, पहली बात तो इससे नैतिकता का सवाल जरूर होता है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव हार जाए तो एक नैतिक दबाव पड़ता है सरकार पर कि सरकार हार गई। लेकिन चूंकि ये कोई धन विधेयक नहीं है, कोई फाइनेंस बिल नहीं है, इसलिए इससे सरकार के गिरने बिगड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। इसमें जो लोग ये सोचते हो कि सरकार चली ना जाए, भाजपा सरकार न चली जाए, उनको वो खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि इससे सरकारें जाती नहीं है। दूसरे, राष्ट्रपति पद तो ऐसा है जो जो अपनी एक ताकत रखता है, एक औपचारिक ताकत रखता है, खासतौर पर तब जब संसद में अल्पमत का, बहुमत का सवाल आ जाए, कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति वो स्थिति नहीं रखता, वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में ही रखता है। उपराष्ट्रपति की केवल इतना भूमिका है कि वो राज्यसभा का संचालन करता है उसके सभापति के रूप में। उसमें भी परंपरा ये रही कि उपराष्ट्रपति लोग बहुत प्रमुख विषयों पर ही बैठते रहे हैं सभापति के रूप में संचालन करने के लिए। ये केवल पिछले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी बना ली थी, रोज पूरे टाइम बैठकर संचालन करने लगे थे, और उपराष्ट्रपति और सभापति की गरिमा उन्होंने गिरा दिया था। इसलिए सांसदों के पास एक मौका है, एक स्पेस है। वो चाहे तो अपना बदला ले सकते हैं, वो चाहे तो चेतावनी दे सकते हैं दोनों गुजरातियों को, वो चाहे तो दोनों गुजरातियों को घुटनों पर ला सकते हैं कि तुमने मनमानी बहुत कर लिया, लोकतंत्र का हरण बहुत कर लिया, सांसद से मंत्री तक की। सुदर्शन रेड्डी जी ने अपील भी, जो आप कह रहे हैं, कुछ इसी तरह की है कि देश की आत्मा के लिए वोट करें। मैं खाली सुदर्शन रेड्डी ने नहीं किया है, हिंदुस्तान भर के कई सौ बुद्धिजीवी
पूर्व सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस और विभिन्न वर्गों के तमाम बुद्धिजीवियों ने, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं या रिटायर्ड पत्रकार हैं, इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के तमाम लोगों ने अपील की है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। मैं वो बता रहा था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दरअसल व्हिप नहीं होता। इसमें जो 3 लाइन व्हिप जारी किया जाता है, उस व्हिप के खिलाफ वोट करने पर आपकी सदस्यता चली जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उस व्हिप का नियम नहीं है। इस चुनाव में स्वतंत्र है, कोई किसी को वोट दे सकता है, गुप्त वोट मतदान। गोपनीय होता है, उसका पता नहीं लग सकता कि किसने किसको वोट दिया। आप कुछ भी कहानी कह के देख लीजिए, लेकिन उसका पता नहीं लगता है, क्योंकि गिनती उस तरह होती नहीं है। और इसमें मौका है इस वक्त सब लोगों के पास। तो दोनों गुजरातियों ने मिलकर के पूरी संसद को अपमानित किया है, सारे सांसदों को अपमानित किया है, यहाँ तक कि उनकी सरकार में जो मिनिस्टर है उसमें इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, बाकी मंत्रियों के विचारों की कोई हैसियत नहीं है। उनके जिलों में भी उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं और बहुत अपमानित किया इन लोगों ने। और एक तानाशाह की तरह लगातार शासन कर रहे 11 साल से। आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया कि क्या घुटन जो इतने साल से थी उसका फायदा लोग उठाएंगे। जहां तक रेड्डी साहब का सवाल है, रेड्डी साहब सर्वोच्च न्यायालय के बहुत प्रतिष्ठित जज रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने फैसले दिए हैं, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, प्रगतिशील विचार के, प्रगतिशील विचार के आदमी हैं। रेड्डी साहब की अपनी विशेषताएं हैं, वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, उपराष्ट्रपति के पद के लिए बहुत बड़े सुटेबल व्यक्ति हैं। इसलिए अब ये जो दोनों गुजराती परेशान हैं, मोदी और शाह दोनों, और दोनों लगातार कई दिन से कवायद कर रहे हैं। ये हम लोगों ने विधानसभाओं में तो देखा है कि किसी चुनाव, राज्यसभा चुनाव इत्यादि में या सरकारें बनने बिगड़ने में विधायकों को घेरा जाता है और घेर के कहीं रखा जाता है, उनसे लगातार संपर्क में रहा जाता है, कोई विधायक जी टूट सर। न जाए। ये पहली बार हो रहा है कि दोनों गुजरातियों को, सांसदों को घेरना पड़ रहा है और घेर करके घेरेबंदी करनी पड़ रही कि कोई सांसद टूट न जाए, मिन्नतें करनी पड़ रही। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो विरोधी दल के सांसद तक को फोन कर दिया, शायद समाजवादी पार्टी के एमपी को फोन कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इन लोगों को। ये बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं। ये घबराए इसलिए हैं कि उनकी पार्टी के भीतर भी लोग तैयार बैठे हुए हैं, इस मौके की ताक पर है। और मैंने जैसा पहले कहा, अगर इस चुनाव से सरकार गिर रही होती तो लोग पार्टी से बंधे होते, लेकिन ये सरकार के गिरने और बिगड़ने का सवाल नहीं है। ये सवाल देश की मर्यादा का है, लोकसभा की मर्यादा, राज्यसभा की मर्यादा का है और देश के लोकतंत्र की मर्यादा का है। इसलिए उसके लिए अगर क्रॉस वोटिंग होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, क्या वीवी गिरी का चुनाव फिर दोहराया जाएगा, क्या फिर अंतरात्मा की चुनाव के नाम पर वोट पड़ेगा? और अगर वैसा होता है तो ये दोनों गुजरातियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। जी विनीता जी। सर, अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इलेक्शन हुए थे, जिसमें संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी थे। जिस चुनाव में खुद सोनिया गांधी और अमित शाह पहुंचे थे, और उस चुनाव में ये माना जा रहा था कि संजीव बालियान को पूरी तरह से अमित शाह बैकिंग कर रहे हैं, बीजेपी पूरी लगी हुई है उसमें, हालांकि दोनों ही बीजेपी के हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया और सब लोग पहुंचे और वोट किया। तो ये भी माना गया कि दिल्ली के दिल में बैठे हुए ये सांसदों के क्लब में अमित शाह की एक हार के रूप में इसे देखा गया। वही मैं एक सवाल इसमें जोड़ते हुए चल रही हूँ सर, एनडीए के पास इस वक्त स्पष्ट बहुमत है, उनके पास लगभग 425 सांसद मौजूद हैं, जबकि वोटिंग के लिए कुल सांसदों की संख्या 786 है और जीत के लिए 386 वोट की आवश्यकता मानी जा रही है। इसके साथ प्लस इसमें बीजेडी और बीआरएस जैसे कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो कि मतदान से दूर रहने की, मतलब इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसका निर्णय ले रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये क्या दिशा को प्रभावित कर सकते हैं और कौन अंदर आपकी नजर में ऐसा है जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकता है, लेकिन है इस वक्त मोदी सरकार के साथ? देखिए, पहले तो जो बात बहुत चर्चा है बाहर, चर्चा एक तो गडकरी साहब की चल रही है। गडकरी साहब का बहुत अपमान किया इन दोनों गुजरातियों ने मिलकर, लगातार उनको लेट डाउन किया, उनको संसदीय बोर्ड से निकाल दिया आपने, उनके मंत्रालय कम कर दिए, उनके मंत्रालय का बजट कम कर दिया और लगातार उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। आए दिन उनको बदनाम करने की कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि गडकरी साहब की अपनी जो लॉबी है, उस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह के मौके की तलाश में हैं कि सही मौका है कि इस वक्त इनको सबक सिखा दिया जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि आरएसएस भी शायद उनके साथ है, बाकी तो ये कल 9 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जिन जनरल जो सांसदों के भीतर जो गुस्सा है, आरएसएस और बीजेपी के ये ऐसे पुराने नेता जिनकी मोदी शाह से नहीं बनती, वो मिल करके
क्या अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? ये अपोजिशन के कैंडिडेट का सवाल नहीं है। अगर अगर लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में पूरा अपोजिशन मिलकर बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अमित शाह ने एक कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। जब बीजेपी के अंदर ही एक कैंडिडेट को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया अमित शाह ने, तो बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को जो उपेक्षित है, जिसको हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में टिकट भी न मिले, राजू प्रताप रूडी को, पूरे विपक्ष ने मिलकर के उनके ऊपर अपना जोर दे दिया और उनको चुनाव जिता के दिखा दिया और अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि दुश्मन के खेमे में ही राम ने भी रावण के खेमे में से ही अपना साथी चुना था और फिर उसके बाद उस युद्ध को जीता था उन्होंने उन्हीं के उस पर। तो कई बार रणनीतिक तौर पर ऐसा करना पड़ता है कि विपक्षी खेमे में जो आपका विपक्षी उसके व्यक्ति को भी साथ देना पड़ता है। वैसे भी सुदर्शन रेड्डी साहब जो हैं वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है और साउथ इंडिया के रहने वाले भी हैं, कुल मिला के अच्छी छवि के इंसान है। इसलिए उनका साथ देने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष और किसी के व्यक्ति नहीं है। मैं इसका जिक्र करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव वाला आपको, वो चुनाव अभी हाल में ही खत्म हुआ है और अभी मैं राजू प्रताप रूडी का एक बयान सुन रहा था। उस बयान में जो दुबे है वहां का, जो आए दिन बकवास करता रहता है, बिहार का जो सांसद है निशिकांत दुबे, वो दुबे के खिलाफ स्पष्ट रूप से हमला कर रहे थे राजू प्रताप रूडी। तो बीजेपी का एक सांसद के खिलाफ बीजेपी का दूसरा सांसद अपने इंटरव्यू में हमला कर रहा है। बीजेपी के एक बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी से अभी तक सांसद रहे, बीजेपी से निकाले नहीं गए, वो लगातार बड़े बड़े हमले कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिए, अमित शाह पर लगा दिए कि कोई और होता शर्म के मारे मर जाता। उसका कोई जवाब बीजेपी के खेमे से नहीं आ रहा है। न सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, न उनको पार्टी से निकाला गया है, न उनके खिलाफ लीगल कोई नोटिस जारी किया गया। तो हालात बहुत बदल गए, वो वाले हालात अब नहीं जो पिछले 10 साल तक थे, अब हालात बदल गए। इन बदले हालातों में कम से कम लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद करने वाले लोग, लोकतंत्र को जिंदा रखने की इच्छा रखने वाले लोग, ऐसे जो करोड़ों लोग देश में हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चुनाव निर्णायक साबित हो, इसमें सुदर्शन रेड्डी साहब चुनाव जीत जाए। और इस दिशा में अब जब करोड़ों जनता ये चाह रही है, करोड़ों लोग ये चाह रहे हैं, तो करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि संसद के अंदर भी बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्या बीबी गिरी का इतिहास दोहराया जाएगा। इसीलिए मैंने इस बात का पहले जिक्र किया कि शायद दोबारा वो इतिहास दोहराया जाए, उसके लिए बल्कि हमको इंतजार करना पड़ेगा कल तक। सर, आपको कौन से ऐसे फैक्टर लग रहे हैं जो इस खेल की स्ट्रेट लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? अगर जो आंकड़ों की मैंने बात करी, कितनी सीटें हैं और कितना चाहिए टोटल, इस सिचुएशन में ऐसे कौन से मेन एस्पेक्ट है जो आपको लग रहा है कि अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो कौन-कौन विभीषण है एनडीए में? मैं नाम क्या क्या लूं मैंने गडकरी साहब का मेन नाम लिया, एक बड़े नाम वही है जो प्रधानमंत्री पद के कंटेंडर भी हैं। अलायंस में अगर आपको क्या लगता है? अगर मोदी को हटना पड़ता है तो उसमें गडकरी साहब का नाम बहुत मजबूती के साथ प्राइम मिनिस्टर के लिए लगातार ऊपर चलता रहता है, उनको आरएसएस की सपोर्ट भी है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू का एक सॉफ्ट कॉर्नर सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ दिखलाई पड़ता है। बीजू पटनायक जो नवीन पटनायक की पार्टी है और बीआरएस, इन लोगों ने कहा जरूर है कि ये लोग चुनाव से शायद दूर रहना चाहेंगे, लेकिन अभी कल सुबह 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन पटनायक को जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो उतना बड़ा धोखा कोई किसी को दे नहीं सकता। नवीन पटनायक उससे आहत है और इसीलिए उन्होंने उसके तत्काल बाद अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को कह दिया था कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करें। इसलिए मैं उनसे उम्मीद ये नहीं करता हूं कि वो तटस्थ रह करके बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो और कल उनके मतदान के समय उनके सांसद जाए और वोट करके आए और भाजपा के विपक्ष में वोट करके आए। वही स्थिति बीआरएस की हुई है। तो हमें अभी जरा कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं, को मुझे तो ऐसा लगता है कि कल का उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़ा निर्णायक साबित होगा और इस सरकार के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। बाकी कल देखते हैं। सर, चर्चा ये हो रही है कि कल का दिन राजनीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न की तरह भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कभी इतनी चर्चा नहीं हुई थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कभी जनता ने आम चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब मिलने जुलने वाले जो लोग हैं वो सब चर्चा कर रहे हैं। तमाम लोग जो आज दिन भर में मुझसे मिले हैं, उन लोगों ने भी मुझसे बात किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होने जा रहा है। अगर आम आदमी की इतनी बड़ी दिलचस्पी हो गई है तो इसलिए हो गई है कि इन गुजरातियों के आतताई शासन से लोग उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। और उस मुक्ति का एक रास्ता उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार से निकलता है,
क्योंकि ये हार बहुत बड़ा तमाचा होगी। ये नैतिक रूप से इस सरकार की हार होगी और उसके बाद इस सरकार की विदाई तय हो जाएगी। जी विनीता जी। सर लेकिन अगर बीजेपी के लोगों से बात करें अभी तो उनके लिए बहुत स्ट्रेट गेम है, मतलब इसमें कुछ कोई इफ एंड बट है ही नहीं, बहुत स्ट्रेट विन है यहाँ पर। कह रहे नंबर पूरे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर तो तब भी पूरे थे जब नीलम संजीव रेड्डी साहब हारे थे, तब भी नंबर पूरे थे। नंबर पूरे होते हैं कई बार, लेकिन उन नंबरों में भी नंबर दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ये परीक्षा है उन तमाम लोगों की। 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के नहीं लेकिन बीजेपी में हैं। इस तरह के 100 से ज्यादा संख्या है। उन तमाम लोगों की परीक्षा है जिनको लगातार अपमानित होना पड़ रहा है, जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं बची है, एक सांसद के रूप में कोई हैसियत नहीं बची, सिवाय इसके उसकी तनख्वाह और भत्ते वो ले रहे हैं, उसका रेलवे का फ्री का टिकट ले रहे हैं वो, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं बची है, उन मंत्रियों को हैसियत नहीं बची। उन सारे लोगों की परीक्षा का वक्त भी कल की तारीख है। कल पता लगेगा कि उनका जमीर जिंदा है या नहीं जमीर जिंदा है। सर अगर मान लीजिए यहाँ पर परिस्थिति वाकई में पलट जाती है और रेड्डी साहब चुने जाते हैं, तो इस देश की संसद की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, रेड्डी साहब के जीत जाने का मतलब है देश में 3 बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देश का दूसरा बड़ा संवैधानिक पद विपक्ष के खेमे में होगा। राज्यसभा का सभापति विपक्ष के खेमे में होगा, या तटस्थ हो जाएगा। कम से कम वैसा नहीं होगा जितना कुंवर धनखड़ साहब थे, वो तटस्थ हो जाएगा। और अपने आप में ये खुद इस सरकार की बहुत बड़ी नैतिक हार होगी। इस हार के बाद पूरी दुनिया में इस सरकार की स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी होगी। इस प्रधानमंत्री की स्थिति तो वैसे ही मजाक वाली और बहुत ही खराब हो चुकी है। दुनिया के लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका, कहीं सीरियसली उनको कोई नहीं ले रहा है। लेकिन इस हार के बाद पूरी दुनिया में इनकी साख खत्म हो जाएगी और इनका 4 दिन भी चलना मुश्किल पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि विदाई का जो दरवाजा होता है, उसके अगर 10 दरवाजे होते हैं तो 5 दरवाजे इससे खुल जाएंगे कि सरकार विदा हो रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि रेड्डी साहब का खुद का कार्यकाल ऐसा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के खिलाफ ही कई ऐसे फैसले सुनाए थे जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी उस वक्त, उसके बावजूद। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी सरकार के दबाव में आए अपने फैसलों को सुना रहा था, तो जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया तटस्थ, अगर इतना भी हो जाता है तो काफी ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है। लेकिन विनीता ये भी देखना पड़ेगा कि जिस यूपीए सरकार के खिलाफ इन्होंने फैसले किए, उसी यूपीए की पार्टियों ने मिलकर के इनको अपना उम्मीदवार बनाया। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लोग ये नहीं चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई पपेट बैठे। वो एक उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में ही देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया। एक अच्छी चर्चा देखने को मिलेगी, एक अच्छा निष्पक्ष माहौल देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि जो काफी लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है और धीरे धीरे करके इस पद की गरिमा पर जो सवाल उठे हैं शायद वो वापस लौट आएगी अगर उपराष्ट्रपति उस तरह से रही। उपराष्ट्रपति का जो भवन है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसकी गरिमा लौट आएगी। और भारत के इतिहास लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि इन पदों की गरिमा लौट आए। चुनाव आयोग की गरिमा लौट आए, न्यायालय की गरिमा लौट आए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की गरिमा लौट आए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की, प्रधानमंत्री पद की गरिमा लौट आए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लाखों लोगों की कुर्बानी से आजादी मिली है और उससे लोकतंत्र मिला है। सैकड़ों लोगों ने मेहनत की तब संविधान बना है। ये वो जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जो कुर्बानी देने को तैयार थे देश के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है उन सारे लोगों के लिए, उन शहीदों के लिए भी ये नमन होगा कि अगर ये चुनाव उपराष्ट्रपति जीत जाते हैं रेड्डी साहब, तो उन शहीदों को भी ये बहुत बड़ा नमन होगा। ये बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र का बहुत अहम हिस्सा है ये। और ये पूरी बात जो है इस वक्त हमारे देश के सांसदों के हाथ में है, वो इस साख को कैसे बचाते हैं। और ना सिर्फ सांसद बल्कि कई मंत्री ऐसे हैं जो जिक्र आपने किया, जो इस वक्त ये महसूस करते हैं कि वो सिर्फ पद पर है और कुछ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, उन शहीदों को सुने जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, ये उन लोगों की सुने जिन्होंने देश के लिए जेलें काटी थी तब आजादी मिली थी, उनकी सुने जिन्होंने देश के लिए संविधान बनाया था मेहनत करके, और उनकी आवाज सुन करके इस बार वोट करें। मैं भी अपील करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बहुत अहम जानकारी साझा करने के लिए और इस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उन आम जनों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो ये समझ सके कि ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं है। आज यहाँ पर आज लोकतंत्र के एक बहुत बड़े हिस्से को बचाने की बात है
किस तरह बिल्कुल। से हमारे चुने हुए सांसद सदन में जाकर उस हिस्से को बचा पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।